हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने एलएलबी फर्स्ट ईयर। सेम है हमारा फर्स्ट और पेपर है हमारा पेपर कोड 1003, यानी जिसे बोलते हैं हम टॉट या कह दो अपकृत्य विधि। ठीक है, अब से पहले हमारे दो पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं। एक हो चुका है हमारा ज्यूरिस का, उससे पहले हो चुका है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ज्यूरिस फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, और अब है थर्ड हमारा टॉट का। बात करते हैं टॉट में आता क्या है। अब हर सब्जेक्ट का एक अपना अपना अलग तरीका होता है याद करने का, उसे करने का, बताने का, सही ना। ज्यूरिस में ज़्यादा विधि वेत्ताओं के बारे में जानकारी थी, किसने क्या विधि बनाई है। यहाँ पे हमारे संविधान के बारे में जानकारी थी। यहाँ पे टॉट मतलब क्या घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं से क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, टॉट के हम पेपर की बात करेंगे। हम ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं, हम बात करेंगे टॉट के पेपर की। टॉट का जो 100 नंबर का पेपर आता है, ठीक है, इसमें पहले क्या था, हमारे 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते थे जिनमें से हमें 3 करने होते थे। अब आपको पैटर्न सभी को पता चल गया, सभी का एक जैसा पैटर्न होगा। ज्यूरिस कॉन्स्टिट्यूशन सबका एक जैसा ही रहेगा। तो इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ये जो हमारे 60 नंबर के होंगे। ठीक है, 2 शॉर्ट होंगे, जो हमारा 3 शॉर्ट होंगे जो एक करना होगा, जो हमारा 20 नंबर का होगा, और 2 वेरी शॉर्ट होंगे जो भी हमारे 20 नंबर के बैठेंगे, यानी 10 का पर होता है ना। तो ये 20, ये हो गए 100। ठीक है, अब हमें अपना पेपर कैसे सेट करना है। हमें अपना पेपर ऐसे सेट करना है कि हमारा 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन सेट करने हैं, 5 में से 2 क्वेश्चन आने चाहिए, और शॉर्ट में 3 में से 1 आना चाहिए, और वेरी शॉर्ट में 5 में से कोई 2 आने चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपना पेपर सेट करना है। देखो, पढ़ने का समय नहीं है, अब हमें याद करके पेपर देने का समय है। तो हमें उतना ही मटेरियल लेना चाहिए, उतना ही याद करना चाहिए जो हमारे पेपर में सफिशियंट हो, है ना। ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए हम पेपरों के बाद अपनी एक्ट खरीद सकते हैं, उससे हम अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 पेपर लाने हैं, सेट करने हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन सेट करने हैं, यहाँ 1, यहाँ 2। तो अगर हमारे यहाँ पे 2 आते हैं तो हमारे 60 नंबर का पेपर यहाँ सेट होता है। फंसते हैं तो 20-60 नंबर यहाँ सेट हो जाते हैं। और अगर हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये फंस जाता है शॉर्ट, 20 यहाँ पे बन जाते हैं, और इनमें से 1 या 2 भी ये भी फंस जाते हैं, तो ये हमारा 20 का ही फंसता। अगर इनमें से एक मानो अगर आपका यहाँ पे ये छूट जाए या आपका इसमें से एक छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 60 से 70 नंबर का आराम से 3 क्वेश्चन करके आराम से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। 3 क्वेश्चन करके आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। आप सिर्फ 3 क्वेश्चन सेट करो। देखो, 2 इसमें से 3 इसमें। अब ये कहेंगे कि सर अब हमको पता कैसे पड़े कि इन 5 में से 2 कौन कौन से आ जाएंगे जो हम उन्हें सेट कर लें। मैंने देखो अपने YouTube चैनल पे अब इससे पहले भी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो डाली है, उसमें भी बता चुका हूँ। मैं 6 से 7 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिनमें से आपका पूरा पेपर आने वाला है। 6 से 7 लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और आपके कम से कम 10 से 20 के आसपास शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, इसमें से आपका पेपर फंस जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो प्रेशन बनते हैं ना हमारे थोड़े थोड़े लेंथी होते हैं। ठीक है ना, थोड़े ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, तो इसमें बातों का ज़्यादा खेल है। ठीक है ना, इसमें हिस्ट्री की तरह ही है, जितना हम ज़्यादा लिखेंगे इतने ज़्यादा हमारे नंबर आएंगे। और एक है हमारे यूट्यूब पे कमेंट की है उन्होंने कि सर कुछ मतलब उनकी दोस्त थे, ये कह रहे थे कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो
और ज्यूरिस की बात कर रहे हो, आप जितना कम लिखोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन आप सटीक अगर लिखते हो तो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने अपनी मर्जी से धुआंधार इधर से उधर की पेलनी स्टार्ट कर दी तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले। और जो ये कहते हैं ना कॉफ़ी ज़्यादा भरो और ज़्यादा अंक प्राप्त करो, तो आज एक बात आपको बताए दे रहा हूँ। देखो, मैं कोई घमंड वाली बात नहीं कह रहा हूँ, ना ही कोई मैं अपना प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मैं इस कमेंट का जवाब देना चाहता हूँ। जब मेरा ज्यूरिस का एग्ज़ाम था तो मैंने 29 पेजेस बिल्कुल करेक्ट भरे थे। 29 पेजेस मैंने बिल्कुल अच्छे से 32 की पेजेस की वो काफ़ी आती है। एक भी पेपर ऐसा नहीं था LLV फर्स्ट सेम में मेरा जिसमें मैंने 60+ पेजेस मैंने ना भरे हों, और बिल्कुल एक्यूरेट। ये नहीं कि आधा छोड़ दिया हो, आधा ये कर दिया हो, गलत कर दिया हो, कटिंग कर दी हो, बिल्कुल बिंदास तरीके से। तो इतने अच्छे मेरे नंबर नहीं आ पाए थे। लेकिन जब मुझे मेरे टीचर ने और लोगों ने, जब मैं तैयारी करने गया तो मुझे गाइड करा कि आपका लिखने का तरीका सही है, लेकिन आप मटेरियल ज़्यादा लिखते हो। एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है कॉपी को, वो इतनी जल्दी कॉपी चेक नहीं कर पाता है, और आपने ज़्यादा ही बखान लिख दिया है इसमें, ठीक है ना। तो कम लिखो, सटीक लिखो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लॉ की बात कर रहे हैं, हम पेशे में हैं, वकालत के पेशे में, ठीक है ना। तो मैं उसी लेवल से हमें अपनी बातों को रखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो कह रहे थे ना कि ज़्यादा लिखो ज़्यादा लिखो ज़्यादा लिखो, तो भैया कुछ नहीं होने वाला, खामोखा की बातें हैं। कम लिखो, सटीक लिखो और सही लिखो, सही ना। और राइटिंग साफ हो आपकी, कम लिखो, सटीक लिखो, राइटिंग साफ हो, और कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए ऐसे, तो आपके अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखो कमेंटों का भी जवाब देना जरूरी होता है। वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ी हो, लेकिन आपके ये डाउट अगर क्लियर नहीं होंगे तो भी आपको परेशानी होगी, ठीक है ना। देखो, डाउट क्लियर भी होने हमारे अंक प्राप्त करने की अंक प्राप्त करने का एक हमारा क्या है, रास्ता है। एक प्राप्त करने की क्या है, हमारी एक सीरीज है, ठीक है ना। तो उन कमेंटों का भी जवाब हमें देना है। एक कुछ बच्चे हैं, एक भैया हैं मेरे, वो कह रहे थे इंजूरियस में सर आपने कुछ मिस्टेक कर दी। भाई, जब आप इसको एक्ट को खरीदोगे और इसकी अच्छे से स्टडी करोगे तो आपका ये क्वेश्चन अपने आप में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो, अब से पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, क्षति बिना हानि और हानि बिना क्षति, हानि तथा हर्जाना और क्षति बिना हानि, हानि बिना क्षति में अंतर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है वो, ध्यान रखना। अब से पहले जो मैंने वीडियो डाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटों में से एक है, काफ़ी बार आती है। अब 20 नंबर में या 10 नंबर में जरूर आने वाली है वो, ध्यान रखना। और कभी कभार तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चनों का मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया है। लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तीनों वहाँ से हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अपनी वीडियो पे। सहपरिवर्तन एवं अवरोध। देखो, सहपरिवर्तन और अवरोध में क्या बताना है, हमें अंतर बताना है। यहाँ पे अंतर, ठीक है, या सहपरिवर्तन एवं अवरोध ऐसे लिखा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंतर। तो हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे लिख देते हैं, सहपरिवर्तन या यहाँ पे अंतर। ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। और आप मुझे कमेंट करके अपने स्कूल का नाम, आप सभी बच्चों से, बस अपने सभी बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, सभी दोस्तों से, अपना नेम बताएं, अपना कॉलेज नेम बताएं, ठीक है, ये ज़रूर बताएं, और आप किस सिटी से हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप मुझे आज कमेंट करके भेजो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो उससे मुझे थोड़ी खुशी होगी और ज़्यादा मेहनत करूँगा आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगा। आप इन सब चीज़ों को डालो, अपना नाम, कॉलेज और सिटी, ये सब चीज़ें लिख के भेजो, और अब बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना। कमेंट बहुत कम आ रही हैं, सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है ना। लाइक बहुत कम आ रहे हैं। आपको लाइक करने का कोई पैसा थोड़ी देना पड़ता है भाइयों, करा करो, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो पे। सहपरिवर्तन एवं अवरोध, यहाँ पे है सामंड के अनुसार। देखो, ये हमारी परिभाषाएं भी आ जाती हैं कभी कभार, डेफिनेशंस भी हमसे पूछ लेता है कि सहपरिवर्तन
की परिभाषा दीजिए। सह परिवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम वहाँ पे लिख देंगे सामंड के अनुसार। क्या? सामंड के अनुसार सह परिवर्तन। यहाँ पे हम सह परिवर्तन की अगर हम परिभाषा आ जाए, सह परिवर्तन की परिभाषा या उसको बताइए, तो हम यहाँ पे सामंड की परिभाषा, ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और टॉट के अंदर इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, परिभाषाओं पे और केसेस पे, मतलब कहानियों पे, है ना, इन चीज़ों पे ज़्यादा, एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जिसकी ज़्यादा परिभाषाएं, डेफिनेशंस, उसके नंबर ज़्यादा, ध्यान रखना इस बात को। सह परिवर्तन किसी भी वस्तुओं में बिना वैध औचित्य के हस्तक्षेप करना, मतलब सह परिवर्तन का अर्थ क्या है? किसी भी वस्तु में, वस्तु से मतलब हमारा है यहाँ पे ये खाने की या कोई कपड़े वाली वस्तु नहीं हो सकती। तो वस्तु का मतलब है किसी की भूमि, जमीन, जायदाद, खेत, घर या किसी की दुकान, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वस्तु में, बिना वैध औचित्य के, मतलब उसका कोई उद्देश्य नहीं, मतलब कोई सही कारण नहीं, मतलब सही उद्देश्य नहीं था, कि हस्तक्षेप करता है जिससे कि वह उसके कब्जे से वंचित हो जाए। मतलब वो क्या करता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में या जमीन में या भूमि में इसलिए घुसता है, इसलिए प्रवेश करता है कि उससे छीना जाए या उसके जो अधिकार में है उसे उससे वंचित कर दिया जाए, जिसकी वो वस्तु में घुस रहा है, ठीक है। वस्तु का मतलब घर, भूमि, जमीन, खेत, जायदाद, किसी में वो प्रवेश कर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता चुका हूं पहले या फिर कह रहा हूं, एग्जाम्पल्स पे ज्यादा गौर किया जाएगा। जितने बेहतरीन आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जितने बेहतरीन आप बात बता सकते हो इसमें, उतने ही बेहतरीन आपके नंबर आएंगे। इसमें आप अपने गांव की, अपने मोहल्ले की, अपने दोस्तों की, किसी की भी बात इसमें लिख सकते हो, बशर्ते वो केस ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं से भी कोई भी बातें लिख सकते हो। देखते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेता है तथा उसे अपने प्रयोग में लाता है या नष्ट करता है या उसके कब्जे में अनुचित हस्तक्षेप है, तो इस कृत्य को सह परिवर्तन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि है, संपत्ति है, उसमें क्या करता है, अनाधिकृत, मतलब उसका कोई हक नहीं था, अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है ना, तथा उसे अपने क्या ले लेता है, कब्जे में लेता है, और उसका क्या करने लगता है, प्रयोग करने लगता है या उसे नष्ट करने लगता है या कब्जे में अनुचित हस्तक्षेप करता है, तो उसको क्या कहते हैं, सह परिवर्तन। सह परिवर्तन कहते हैं। इसका एक केस भी है, ध्यान रखना। इसमें एक केस क्या दिया है, श्री राम लाइसेंस कॉरपोरेशन वर्सेस चावला वाई, रेडी 1976, आंध्र WR में ऋणदाता ने कर्जदार की संपत्ति जो उसके पास ऋण की प्रतिभूमि की एवज में रखी गई थी, मतलब ऋणदाता ने कर्ज की संपत्ति जो उसके पास ऋण की प्रतिभूमि की एवज में रखी थी को जब्त करके अवैध ढंग से बेच दिया। मतलब उसने बेचारे ने किसी को कर्ज लिया किसी ने, और उसने कहा था कि तुम अपनी भूमि को मेरे गिरवी रख दो, मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा। उसने कर्ज ले लिया और भूमि को दे दिया, लेकिन क्या करा, जिसने उस भूमि को अपने पास गिरवी रखा था उसने उस भूमि को बेच दिया। उसे प्रतिभूमि को जब्त करने का अधिकार था किंतु बेचने का नहीं। निर्णय हुआ कि ऋणदाता द्वारा इस प्रकार संपत्ति बेच देना सह परिवर्तन का अपकृत्य है। वादी ऋण और ब्याज अदा करके उस आंतरिक संपत्ति को वापस ले सकता है। मतलब हम किसी से कर्ज ले रहे हैं, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, और कर्ज लेने के बाद वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अपना जमा करना पड़ता है। जैसे हमने अपनी जमीन गिरवी, हमने पैसे लिए, जमीन गिरवी रख दी, अपना सोना या चांदी हमने गिरवी रख दिया, या कोई हमने अपने कीमती कागज जो है वो रख दिए, मतलब अपनी कीमती वस्तु हमने वहाँ पे गिरवी रख दी। तो हम जब तक के लिए पैसे लेके आए हैं, ये हमारी वहाँ पे क्या है, गारंटी। क्या है, गारंटी। जिसने हमको कर्ज दिया है, कर्जदाता, ठीक है, ये हमारी इस जमीन का, सोने का, या मतलब हमारे द्वारा दी गई गारंटी का प्रयोग
तो कर सकता है, लेकिन उसे बेच नहीं सकता। अगर वो प्रयोग लायक है, जैसे जमीन है वहां पर सो सकता है, बैठ सकता है। जैसे उससे कह दिया जाए कि भाई हम किसी से कर्ज लिया और उसने कहा कि भाई जो ये तेरा 100 गज का जो प्लॉट है, मैं इस पर जब तक आप मेरे कर्ज मतलब कर्ज के तले हो, मैं अपनी भैंस वहाँ पे बांधना चाहता हूँ, तो भाई आप बांध सकते हो आराम से। कि भाई मैं तो वहाँ पे भूसा डालना चाहता हूँ, या मैं कोई और कार्य करना चाहता हूँ, मैं अपना वाहन वहाँ खड़ा करना चाहता हूँ, कि भाई कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे अपना काम तो कर सकता है, लेकिन इस 100 गज की भूमि को बेच नहीं सकता। और ये क्या कह रहा है कि जब तक आप मेरा ऋण नहीं दे देते हो, मैं ना तो आपको इसे बेचने दूंगा। ठीक है, तो ये इसका हक है, ये इतना तो हक बनता है कि ये इसे 100 गज की भूमि को ना बेचने दे। लेकिन अगर एक शर्त पे ये बेचे कि मैं इस भूमि से बेच के आपके पैसे दे दूंगा, वो कर्ज जिसने कर्ज लिया है वो कहे कि मैं इस 100 गज के प्लॉट को बेचूंगा और आपके जितने पैसे बन रहे हैं वो पैसे में ब्याज सहित लौटा दूंगा, तो बेचने दिया जाएगा। वो भी हक है उसका। ना तो वो कब्जे जो कर्ज दे रहा है, कर्ज जो दे रहा है वो इसे जबरदस्ती नहीं करेगा कि ये तो मेरे कब्जे में है, मुझी को बेचो। ये उसकी मर्जी है वो किसे बेचे। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम जो अपनी संपत्ति को गिरवी रखते हैं, गारंटी के रूप में देते हैं, जो कर्ज देता है वो हमारी संपत्ति का यूज तो कर सकता है इस तरीके से, लेकिन ना तो उस पर हक रख सकता है और ना ही उसे रोक सकता है, ना ही उसे बेच सकता है। ठीक है ना। तो ये था सह परिवर्तन। अब बात करते हैं हम अवरोध की। अवरोध क्या है? अवरोध किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना किसी औचित्य के रोक लेना अवरोध होता है। अवरोध में वादी को दो बातें सिद्ध करना आवश्यक है। अवरोध में क्या है कि हम मतलब कोई व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को, संपत्ति से मतलब है संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल और अचल। चल और अचल संपत्ति होती है। चल संपत्ति वो होती है, जैसे चल संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति बता देता हूं। चल संपत्ति वे संपत्ति होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। जैसे यहां से हमें यहाँ पे ट्रांसफर करनी है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। अचल संपत्ति वो होती हैं जो एक ही स्थान पे रहती हैं, अपने ही स्थान पे रहती हैं। जैसे अब हमारा खेत है, भाई खेत को हम यहाँ से, जैसे हमारा यहाँ पे ये खेत है, हमारे 4 खेत हैं, क्या हम इन चारों खेतों को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे? नहीं। या हमारा मकान है, क्या हम अपने मकान को उठा के कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे? नहीं। या कोई पेड़ है, भूमि पर पेड़ लगा हुआ है, वो हमारे कब्जे में है, वो कैसी संपत्ति है? अचल संपत्ति है। और कभी भी अचल संपत्ति की क्या नहीं होती है? चोरी। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अचल क्या अचल संपत्ति को चुराया जा सकता है? नहीं, अचल संपत्ति को चुराया नहीं जा सकता, अचल संपत्ति को हानि पहुंचाई जा सकती है। ठीक है। अब होती है चल संपत्ति। चल संपत्ति कैसे होती है? जैसे आपका फोन है, फोन अब आज की डेट में बहुत कीमती आ रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 50,000, 60,000, 10,000 ऐसे आते हैं। और इन फोनों को हम अपनी जेब में लेके घूमते रहते हैं। ये कैसी संपत्ति है? चल संपत्ति। हम सोने की अंगूठी पहन के डोल सकते हैं, जंजीर पहन के डोल सकते हैं, हम महंगे महंगे आइटम अपने लेके साथ चल सकते हैं, घड़ी महंगी महंगी पहन के चल सकते हैं। ये कैसी है? चल संपत्ति। पैसा कैसा है? चल संपत्ति हमारी। चल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, और हमेशा चोरी जो होती है वो चल संपत्ति की होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी आपने सुना है कि एक चोर आया और पेड़ उखाड़ के ले गया। कहीं आज तक पूरी किताब में आपने देखा है कहीं ये सुना है कि भाई हमारे घर में चोरी हुई? अच्छा जी, क्या हुआ कि चोर जी नल उखाड़ के ले गए। भाई नल उखाड़ के ले गए, भाई नल का हत्था ले जाएंगे, नल के बुल्ट को ले जाएंगे, ज्यादा करेंगे नल की ऊपर की पाइप को काट के ले जाएंगे। भाई पूरा नल नहीं जा सकता, मतलब क्षति पहुंचा सकते हैं। बोला है मैंने, अचल संपत्ति की चोरी नहीं होगी, क्षति पहुंचा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे बनेगा? IPC में। ध्यान रखना इस बात को। तो ये क्वेश्चन अगर मेरे दिमाग में आया चोरी यहाँ पे अवरोध से रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दिया है। IPC में ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होगा, और ये यहीं पे मैंने समझा दिया, थोड़ा ध्यान आ गया था क्योंकि बातें कुछ ऐसी ही चलनी थी। तो चल अचल संपत्ति आपकी समझ में आ गई। अब आते हैं अवरोध। अवरोध यानी रोकना। किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना किसी औचित्य के रोक लेना अवरोध होता है।
अवरोध में वादी को दो बातें सिद्ध करना आवश्यक है। मतलब हमने किसी की संपत्ति को रोका है तो हमें दो बातें क्या करनी होंगी, सिद्ध यानी सत्य बतानी होंगी, साबित करनी होंगी कि भाई हमने इस वजह से रोका है। वादी वस्तुओं के तात्कालिक कब्जे का अधिकारी है। भाई एक तो वो ये कह देगा कि जो वादी है, बस जो वादी है, वादी वस्तु के तात्कालिक कब्जे का क्या है, अधिकारी है, इसलिए उसने रोका है। दूसरा, प्रतिवादी ने संपत्ति को वादी द्वारा मांगी जाने पर लौटाने से इनकार कर दिया है। यहां पे देखो वादी ने क्या बोला है कि एक तो मैं उसका तात्कालिक अधिकारी हूं कब्जे का, इस समय मैं उसका हक रखता हूं उसे रोकने का। दूसरा, प्रतिवादी ने उस संपत्ति को मुझे सौंप दिया है रखने के लिए कि आप इसे रख सकते हो, है ना, लौटाने से रख दिया है ना, कि किसी ए ने बी को हक दे दिया कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दो, या मतलब ये मेरी संपत्ति है, मैं तुम्हारे पास है, ये तो हो गई, उसे बताई जाए कि वादी को कि मैंने ये यहाँ पे संपत्ति रखी। दूसरा क्या कह रहा है ये प्रतिवादी को ये बताया जाए कि भाई मैंने जो संपत्ति दी थी, वादी द्वारा ये बताया जाए कि प्रतिवादी को जो मैंने संपत्ति दी थी या जो भी मैंने वस्तुएं दी थी, अब वो देने से इनकार कर रहा है, लौटाने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। इसमें हक हो ये बता दे कि वो तात्कालिक कब्जे का अधिकारी है वादी। आप इस दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो इस बात को। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, शायद मेरी बातें अगर नहीं आए तो समझ में। इस अवरोध को कब माना जाएगा, अवरोध को कब माना जाएगा, अब समझ लो। जैसे अवरोध को मानने का क्या वो है तरीका, ए पहले तो ये सिद्ध कर दे, ए और बी में हो रहा है झगड़ा, पहले ये सिद्ध कर दे जो वस्तु है जिसके ऊपर हमारा ये वाद चल रहा है, ये वस्तु मेरी है, ठीक है, क्या है, मेरी है, जो प्रतिवादी के क्या है, कब्जे में है, ठीक है, ये मेरी है, ये कह दे। दूसरी बात, ए ये सिद्ध कर दे कि वो प्रतिवादी देने से क्या कर रहा है, इनकार। अब शायद आपकी समझ में ये बात आ गई होगी, पहले ए और बी में कोई किसी को करार हुआ किसी वस्तु को लेके, तो ए ने कहा, ये सिद्ध कर दिया कि ये मेरी थी, प्रतिवादी कह रहा है कि ये मेरी थी, लेकिन इसने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो वस्तु है मेरी है, और प्रतिवादी दूसरी बात में क्या कह रहा है कि वो देने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, ठीक है। ये बात आपके अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं सहपरिवर्तन व अवरोध में अंतर। देखो सहपरिवर्तन और अवरोध में अंतर क्या है हमें बताइए। यहां से क्वेश्चन बन जाता है बहुत अच्छा वाला, लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं या आपकी लाइफ में आपकी ज़रूरत के अनुसार काम आते रहेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये हमारे एलएलबी की फर्स्ट सीडी है, इसके बिना आप बेकार हो जाओगे अगर आपने इन चीज़ों को भी नहीं समझा, क्योंकि यही चीज़ें लौट लौट के हमारे अन्य एक्टों में आने वाली हैं, ठीक है ना। सहपरिवर्तन में वास्तविक स्वामी के स्वामित्व के अधिकार को असामान्य करके चल संपत्ति पर अधिकार जमाने का उद्देश्य है, जबकि अवरोध में अपने संरक्षण में आई हुई वस्तु को ना लौटाने की गैर कानूनी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो यहाँ में कह रहा है कि जो सहपरिवर्तन है, सहपरिवर्तन में क्या है, स्वामी के स्वामित्व के अधिकार को अमान्य करके जिसकी जो वस्तु थी उसके जो अधिकार हैं उसको क्या करके, अमान्य करके चल संपत्ति पर अधिकार जमाने का उद्देश्य है। मतलब जिसकी जो वस्तु है उसका किसी को जो स्वामी है उसे ना देकर उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने से है। दूसरे में क्या है, अवरोध में अपने संरक्षण में आई हुई वस्तु को, मतलब जो जिसका उन्होंने अवरोध करा है उसके द्वारा जो वस्तु उनके कब्जे में आई है, लौटाने की गैर कानूनी प्रक्रिया होती है। मतलब वो लौटाने से मना करते हैं, गैर कानूनी बात करते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 पे देखते हैं, नंबर फर्स्ट हो गया, नंबर 2, दोनों में मुख्य अंतर इनके लिए उपलब्ध उपायों में है। अवरोध में वस्तु को लौटाना पड़ता है तथा सहपरिवर्तन में क्षतिपूर्ति देनी होती है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का सुन लो। अवरोध में क्या होता है, अवरोध में वस्तु लौटानी पड़ती है, लौटाना पड़ता है, वस्तु को वापस करना पड़ता है, तथा सहपरिवर्तन में क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। सहपरिवर्तन में क्षतिपूर्ति और अवरोध में लौटाना पड़ता है, ठीक है। ये था हमारा सहपरिवर्तन तथा अवरोध, ठीक है। ये था हमारा सहपरिवर्तन और अवरोध।
और एक भाई की कमेंट आई है हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर पैसे दे के क्या पास हुआ जा सकता है? पैसे देकर। भाई एक बात आज बता रहा हूँ, अगर आप रिच फैमिली से हो तो किसी गरीब की मदद कर दो, ठीक है। दूसरी बात, आप कब तक पास होते रहोगे पैसे से? सपोज करो आज पैसे से आपने एलएलबी पास कर ली, ठीक है, ना जाने आपके कोई संबंधित या आप ही कभी इस स्थिति में फंस जाओ कि आपको वकालत के पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, है ना, आपको अपना केस लड़ना पड़ जाए। उस समय क्या ये कह दोगे कि भाई मैं पैसे दे के अपना केस लड़ा लूँगा, और वो सामने वाले व्यक्ति की क्या गारंटी है वो तन मन से लड़े अपना तुम्हारा केस? तो भाई ये एक पेशा ऐसा है, जितनी इसमें अपनी नॉलेज प्राप्त कर लोगे ये उतना ही आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। और सब्जेक्टों में क्या होता है और क्लासों में क्या होता है, पास हो जाओ डिग्री ले लो, पास हो जाओ डिग्री ले लो, चल जाएगा। लेकिन इसमें तो जब तक हम जिएंगे ना, जब तक हमारी सांसें चलेंगी और हम वकालत के पेशे में पड़े हैं तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, हर दिन हर पल हमें किताबों से जुड़ा रहना पड़ेगा अगर लॉ के पेशे में हो तो। अगर कोई एडवोकेट आपके आसपास हो, कोई मजिस्ट्रेट जज आपके पास हो या प्रोफेसर आपके पास हो, तो उनसे आप जाके पूछ लेना कि सर क्या लॉ के पेशे में हमें पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ेगा? अगर आपके पास जब भी कोई नया केस आता है आपको तुरंत एक्ट लेके पढ़ना पड़ता है, ध्यान रख लेना इस बात को। और ये पैसे लेके पास होने की बात, भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भैया छोटे बड़े जो भी हो, आप इस तरह की बातों को अपने मन में मत लाओ और अच्छे से मेहनत करो। अगर आप अभी से ऐसी बातें करोगे, अभी तो आपकी फर्स्ट सीढ़ी है, जिन कहाँ जाके रुकोगे, बेकार हो जाओगे। अगर आपका मन नहीं है तो क्विट कर दो, अभी मैं बता रहा हूँ। और जो लॉ फील्ड में आने वाले हैं, अगर अपना वकील में या किसी और चीज़ में अपना हाथ आजमाना चाहते हो तो भैया अपने घर से कम 5 वर्ष से ऊपर का समय लेके अपनी मुट्ठी में लेके जब चलना कि 5 साल के बाद ही हम कुछ बन पाएंगे। 3 वर्ष में एलएलबी होगी, 3 वर्ष के बाद फिर आपका कम से कम 2 से 3 वर्ष फिर किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे, जब जाके आपका रिदम अच्छा बन पाएगा। कम से कम 5 बरस, ध्यान रखना, पहले बताए दे रहा हूँ। और ये चीज़ें शोभा नहीं देती। और कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छी कमेंट कर रहे हैं, मेरा भी हौसला बढ़ा रहे हैं और हर मेरी प्रत्येक वीडियो का जवाब दे रहे हैं। मैं उनका अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपनी YouTube फैमिली को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके प्रयास से और आपके जोड़ने से मेरे आज कल जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। तो आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, माय सिस्टर एंड ब्रदर, वेरी वेरी थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ आप मेरे से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहोगे और मेरे द्वारा पढ़ाई गई इन छोटी मोटी वीडियो से, देखो मैं तो अपने आप में प्राउड फील कर ही नहीं रहा हूँ कि मुझे तो बस इतना है कि मैं घमंड फील ना करूँ और आपकी निरंतर सेवा करता रहूँ, ठीक है ना। और आप हमारे चैनल से कामयाब होके निकलें, बस आप कमेंट करके अपना हौसला और मेरा हौसला उपजाऊ करते रहें और हमें अपना नाम, अपना कॉलेज नेम और अपने सिटी का नाम बताते रहें, जिससे कि मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही हैं और लोग कहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।